बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानिस्तान में जब पिछली दफ़ा तालिबान ने हुकूमत कायम की थी 1994 से 2001 तक, तो उनके लिए बरसरी ज़मीन दो बड़े चैलेंजेस थे। एक दुश्मन के रूप में, दूसरा दोस्त के रूप में। दुश्मन के रूप में तो शुमाली इत्तेहाद की जानिब से चैलेंज था, जिसने खुसूसन पंशेर की वादी में तालिबान के कब्ज़े की सख्त मुज़ाहमत की थी और ये मुज़ाहमत आखिर वक्त तक जारी रही। दूसरा चैलेंज जो तालिबान के लिए था वो दोस्तों के रूप में था, वो अलकायदा की जानिब से था, जिनके जंगजू तालिबान के लिए मददगार भी थे और जिनके वसाइल उनके काम भी आते थे, तालिबान के काम। लेकिन अलकायदा के अज़ाइम आलमी थे और उसके आलमी मंसूबों की वजह से तालिबान के लिए कई दफ़ा शदीद मसाइल का भी सामना करना पड़ा और फिर बिलाखिर उसी वजह से उनकी हुकूमत ख़त्म भी हो गई थी। अब जब नए दौर में तालिबान दाखिल हुए हैं और दोबारा उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है, तो पंशेर की वादी से या फ़ारसी बोलने वालों की जानिब से या पश्तो ना बोलने वालों की जानिब से उस तरह की शदीद मुज़ाहमत तो नहीं हुई, लेकिन लावा पक रहा है और ख़तरे की शिद्दत में इजाफ़े का पूरा इम्कान मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए है, वो दाइश की जानिब से है। जिनके साथ लड़ाई में पहले भी तालिबान बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं और अब भी वो उनके लिए मुस्तकिल दर्द सर का बायस बने हुए हैं। यहाँ तक कि जब जून 2022 में मैं काबुल गया था, तो उस वक्त भी जब वहाँ लोया जरगा का इनेकाद हो रहा था, तो सबसे बड़ा ख़तरा उनके लिए यही था कि दाइश की जानिब से हमला ना हो। और फिर लोहे जरगा पर कुछ रॉकेट बरसाए भी गए थे, जिनमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उससे ख़तरे की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। और काबुल के आस-पास बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट्स, काबुल के अंदर भी, काबुल से बाहर जाते हुए भी, काबुल में दाखिल होते हुए भी चेक पोस्टों की बहुत बड़ी तादाद थी। और फिर जब ये रॉकेटों का हमला हुआ, तो उस दिन हम उससे पहले हम पगमान गए थे अपने दोस्तों के साथ। वापसी में जिस तरह का सिक्योरिटी का आलम था, वो हमने अपनी आँखों से देखा। इससे ये मालूम होता है कि सूरत हाल बहरहाल उस तरह कंट्रोल में नहीं है जिस तरह पहले इसके बारे में समझा जाता था। और इसका एक पहलू ये भी है कि चूंकि तालिबान के नज़रिए में और दाइश के नज़रिए में बड़ी हद तक मुमासलत भी पाई जाती है। एक बहुत बड़ा फ़र्क तो बहरहाल पाया जाता है कि दाइश आलमी अज़ाइम रखती है, जिस तरह अलकायदा के आलमी अज़ाइम थे, और तालिबान का फ़ोकस बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान या यूँ कहें अफ़गानिस्तान के आस पास तक महदूद है। लेकिन जहाँ तक नज़रियाती बुनियादों का ताल्लुक है, तो दाइश और तालिबान के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, शिद्दत में फ़र्क नज़र आएगा। और शायद यही वजह है कि तालिबान के अंदर जो शिद्दत पसंद गुरोह है, उसको काबू में रखने के लिए तालिबान की जानिब से बाज़ ऐसे इक़दामात भी उठाए जाते हैं, जिन पर ख़ुद तालिबान के अंदर भी बाज़ सोचने समझने वाले लोग, तहम्मुल मिजाज लोग, जो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खुश नहीं हैं। जैसे ख़वातीन की यूनिवर्सिटियों में तालीम पर पाबंदी का मामला है। ये शायद एक कोशिश है खुद तालिबान के अंदर जो शिद्दत पसंद ग्रोह है, जो ये कहता है कि अशरफ गनी की हुकूमत के बाद भी अगर ये सब कुछ जारी है, तो फिर हमने वो हुकूमत क्यों ख़त्म की। तो शायद उस ग्रोह को कंट्रोल में रखने के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम तालिबान उठा रहे हैं, ये इक़दाम भी उन्हीं इक़दामात के सिलसिले का एक हिस्सा है। अ, इसी वजह से वक्तन फ़वक्तन और भी बज़ाहिर गैर हकीमाना इक़दामात हमें नज़र आते हैं। जैसे बिल्कुल इब्तिदा में ही परचम के मामले में तालिबान की जानिब से अजीब किस्म का रवैया सामने आया। 2018 में जब मैं काबुल गया था, तो उस वक्त भी मैंने वापस आने के बाद लिखा था कि अफ़गानों को, और बिलख़ुसूस अफ़गानों में नौजवानों को, अपने परचम से बहुत शदीद किस्म की वाबस्तगी है और उसके मनाजिर मैंने देखे हैं। मैंने लिखा था कि जगह जगह ऐसे मनाजिर भी देखने को मिले जिनसे महसूस हुआ कि अफ़गानिस्तान के साथ निस्बत पर फ़ख्र का इजहार किया जाता है। जैसे कदम कदम पर अफ़गानिस्तान का परचम, गाड़ी में भी, दुकानों पर भी, सड़कों पर भी, चौराहों में भी। ये परचम किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगवाए, बल्कि लोग खुद ही लगाते हैं।
کابل میں عام دنوں میں افغانستان کا پرچم جس کثرت سے نظر آتا ہے اس کثرت سے اسلام آباد میں صرف اگست کے 2 ہفتوں میں ہی نظر آتا ہے۔ جہاں تک پاکستان اور طالبان کے تعلق کی بات ہے تو اس بات سے انکار مشکل ہے کہ افغانستان کی زمینی صورتحال میں پاکستان کے لیے شاید مناسب ترین فریق طالبان ہی کی صورت میں سامنے تھا۔ پچھلی دفعہ تو خیر پاکستان کا ابتدا سے ہی ان کے ساتھ تعلق گہرا تھا، دوسروں کا کیا ذکر کریں، خود محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے اس تعلق کو بخوبی واضح کیا تھا۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ تعلق پاکستان کے ریاستی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اب بھی بظاہر صورتحال ایسی ہی ہے، لیکن درمیان میں 20 سالوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں جن کے اثرات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر 9/11 کے بعد پاکستان نے طالبان کی بڑی تعداد کو، یہاں تک کہ نہ صرف ان کے سرکردہ رہنماؤں کو بلکہ ان کے پاکستان میں موجود سفیر تک کو گرفتار کیا اور پھر افغانستان کے حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا۔ کئی ایک ایسے تھے جن کو پاکستان کی جیلوں میں قید کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ یہ الزام کسی بھی فریق پر کسی بھی ایسے مرحلے میں عائد کیا جا سکتا ہے جب اسے ایک بڑے خطرناک دیو سے مقابلہ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو اس مرحلے پر دونوں طرف سے نشانہ بنے، امریکہ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، کیا وہ یہ بات بھول سکتے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں تو شاید کوئی مختلف بات کی جا سکے، لیکن افغانوں کے متعلق اس شاید کو باید سے تبدیل کرنا ہوگا کہ اس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ اس کے مظاہر ہم نے پچھلے 20 سال میں بارہا دیکھے ہیں اور اب بھی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتے جائیں گے۔ اس پر اس بات کا بھی اضافہ کیجئے کہ پاکستانی میڈیا پر اور بالخصوص جو 5th جنریشن وار فیئر کے نام سے سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی تو اس میں پوری افغان قوم کو احسان فراموش بنا کر پیش کیا گیا، اور اس کے اثرات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی کتنی حیرت کی بات ہے کہ کل تک اشرف غنی کی حکومت اگر افغانستان میں خانہ جنگی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کے ذمہ داران میں پاکستان کا نام لیتی تھی، تو ادھر سے ہمارے یہ 5th جنریشن وار فیئر کے دانشور اور سینئر دفاعی تجزیہ نگار اس پر کف اڑانے لگتے تھے اور غصے کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان طالبان نے افغانستان کے مختلف شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور پھر کابل پر قبضہ جما لیا، تو اب وہی میڈیا انہی سینئر دفاعی تجزیہ نگاروں کو بٹھا کر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کشتوں کے پشتے تو ہم نے لگائے ہیں، اور اب سوشل میڈیا پر آپ کو مختلف قسم کے سٹیکرز اور میمز کی بھی بھرمار نظر آتی ہے۔ یہ وہ غیر سنجیدہ رویہ ہے جو بدقسمتی سے ہماری قوم کی ایک عمومی خصوصیت بن گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی زمینی حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے رومان کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان اور طالبان کے تعلق کا سب سے پیچیدہ، سب سے مشکل اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے عروج سے پاکستان کے طالبان، جن کی کمر توڑنے کا دعویٰ کئی دفعہ کیا گیا اور پھر شاید واقعی توڑ دی گئی تھی، ان پر کیا اثر پڑے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے جو ہلچل نظر آ رہی ہے اسے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں اس پر تو بات نہیں کروں گا جو لوگوں نے ایک تخیلاتی قسم کی تقسیم قائم کی ہے کہ یہاں کے طالبان وہاں کے طالبان سے الگ ہیں یا مختلف ہیں۔ یہ لوگ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑیں اور اس بات پر غور کریں کہ افغانستان میں طالبان کے عروج کے ساتھ ہی اچانک ہمارے یہاں دینی مدارس کے سنجیدہ ترین لوگ بھی کیسے جوش میں آ گئے ہیں۔ یہ کوئی حیران کن بات بھی نہیں ہے۔ ایک تو ویسے بھی دو فریقوں میں آپ کی ہمدردی جس فریق کے ساتھ ہو اس کے عروج پر آپ کو خوشی ہوگی، بالخصوص جب کہ آپ یہ فرض کیے ہوئے ہوں کہ وہ فریق اسی نظریے کا علمبردار ہے جس کے آپ قائل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ امریکہ کی شکست کا عنوان بھی کتنا دل خوشکن ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ امریکہ افغانستان سے رسوا ہو کر ہی نکلا ہے، خواہ اس کے رسوا کن خروج یا اخراج سے قبل اس نے افغانستان کو کتنا ہی بڑا نقصان پہنچایا ہو۔
चुनांचे जब एक तरफ अफ़गानिस्तान के तालिबान के मुतालिक अभी तक हमारे उलमाए किराम में बिलउमूम खुशगुमानी पाई जाती है और दूसरी तरफ अमरीका की रुसवाई भी हो रही हो, तो उलमाए किराम की जानिब से खुशी काबिल फ़हम है। और फिर जब बड़े उलमाए किराम की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा हो, तो मदारिस के नोखेज़ तलबा के जोश व खरोश का क्या आलम होगा, इसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। यही बात सबसे ज़्यादा तवज्जो की मुस्तहिक़ है। वैसे भी इनक़िलाब की तबीयत ऐसी होती है कि ये मुतअद्दी होता है, आस पास के इलाके में लोगों को मुतासिर करता है, और फिर जब आस पास इनक़िलाब के प्यादे भी पहले ही से मौजूद हों और बरसों से खामोश तायद कुनंदगान भी बड़ी तादाद में पाए जाते हों। इसलिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि यहाँ एक दफ़ा फिर खुदा न खास्ता धमाकों, हमलों और दहशतगर्दी का वो सिलसिला शुरू ना हो जाए जिससे बड़ी मुश्किल से और बहुत बड़े नुकसान के बाद इस कौम को निजात मिली है। इस मामले में यकसुई की ज़रूरत है, संजीदा बहस की ज़रूरत है, और पूरी तरह सोच समझ के बाद लाए अमल तय करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो हुक्मरान तबका है वो इंतहाई गैर ज़रूरी और बेफ़ायदा चीज़ों में लगा हुआ है। ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को, कौम के मफाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब आपका अपना मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और आपके हुक्मरानों को सिर्फ इससे दिलचस्पी हो कि कैसे इंतखाबात और इलेक्शंस के मामले में बात आगे पीछे की जाए, यहाँ तक कि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से भी जिनको ख़तरा महसूस होता हो, तो वो बाहर से आने वाले ख़तरात की तरफ कैसे देखेंगे, और जो ख़तरा हमारे सर पर आ चुका है जिसका कुछ इजहार चंद दिनों से हो रहा है कहीं कहीं, उसके लिए उनसे किसी संजीदगी की क्या तवक्को रखी जा सकती है। इस पर हमारे सोचने समझने वाले लोगों और ओपिनियन मेकर्स को खुसूसी तौर पर गौर की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।